डॉक्टर शाहिद मसूद और मैं हूं नवीन जहां। दुनिया की बेहतरीन फौज के दो बड़े ओहदों के नामों का आज ऐलान कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा साहब आर्मी चीफ और लेफ्टिनेंट जनरल जुबैर हयात साहब चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी नामजद कर दिए गए हैं। इस पर तबसरे के लिए हम बात करेंगे डॉक्टर शाहिद मसूद से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। और अस्सलाम जी, आपको भी सलाम। अहम तरीन फैसला आज सामने आ ही गया आखिरकार। ये क्या वजीर आजम के लिए बहुत मुश्किल था करना? मुश्किल तो नहीं था, लेकिन इसको मुश्किल बना दिया थोड़ा सा। और सबसे पहले तो मुबारकबाद दोनों को, खैर मुबारकबाद का सबकी तरफ से मुबारकबाद, पूरी कौम की तरफ से मुबारकबाद। और जनरल जुबैर हयात जो हैं, जो चेयरमैन जॉइंट हैं, उनकी तो पूरी फैमिली ही फौज के अंदर उन्होंने सर्व किया। और मतलब एसपीडी जो कि न्यूक्लियर को देखता है, उस कि अहम तरीन ओहदे के बाद फिर वापस जीएचक्यू गए, फिर उसके बाद वो चेयरमैन ज्वाइंट हुए। और ये जो 5 नाम थे, अच्छा ये इसके ऊपर भी एक कंफ्यूजन है अभी तक, खुद हुकूमती सफ़ों में कंफ्यूजन है कि क्या 4 ही नाम थे या 5वां जो कल हमने सुना जन इकराम वाला, वो 5वां नाम था या नहीं था, इस पर क्लैरिटी नहीं। अब उसमें से जाहिर है एक को ही होना था और जो बाकी 2 नाम थे उनको नहीं होना था। अच्छा, उसमें अब जनरल बाजवा को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान का बना दिया गया, गुजरांवाला से वो, और उनका भी एक ज़बरदस्त किस्म का ट्रैक रिकॉर्ड है। और बाहर से तालीम याफ्ता हैं दोनों, कोर्सेज किए हुए हैं, बाहर से पढ़े हुए हैं, कोर्सेज किए हुए हैं, एनडीयू से भी किया हुआ है, बाहर से भी किए हुए हैं, और प्रोफेशनल सोल्जर्स हैं दोनों। अच्छा, इसमें अब 2-3 बातें इंपॉर्टेंट। एक तो ये है कि जनरल राहील शरीफ साहब का टेन्योर वो इंतहाई, यानी आप समझें कि जो कह रहे हैं कि एक पाकिस्तानी फौज का, जिसे कहना चाहिए कि सबसे ज्यादा अब तक जिस शख्स को इज्जत मिली वो जनरल राहील शरीफ को मिली। अगर आप पहले चले जाएं तो देखिए ना, जनरल अयूब खान आए, जनरल यहिया खान आए, तो उसके बाद पाकिस्तान के साथ एक मसला हो गया, सकूत ढाका हो गया। फिर उसके बाद ज़िया-उल-हक साहब आते हैं तो फिर एक मसला क्रिएट होता है। जनरल असलम बेग आते हैं, उनका एक मामला होता है, वो भी एक बड़े पॉपुलर जनरल थे, लेकिन उनका एक मामला होता है, उस दौरान हुकूमतें टूटती हैं, 58-2 भी इस्तेमाल होता है। फिर नवाज शरीफ साहब के साथ उनका मसला खड़ा होता है, वो इराक वॉर में जाना चाहते हैं, वो जो कुवैत की था वो, उस पर एक मसला खड़ा होता है। फिर ये होता है कि मार्शल लॉ लगाने वाले, उनका पहले नाम अनाउंस हो जाता है दूसरे जनरल का। लेकिन फिर जनरल आसिफ नवाज आते हैं। आसिफ नवाज साहब जो हैं, उनका इंतकाल हो जाता है ड्यूरिंग सर्विस। वहीद काकड़ साहब आते हैं। वहीद काकड़ साहब के वक्त इस्टेब्लिशमेंट डिवाइड होती है, ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करूँ। वहीद काकड़ साहब के वक्त इस्टेब्लिशमेंट डिवाइड होती है, क्योंकि गुलाम ईसा खान भी इस्टेब्लिशमेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे और मियां नवाज शरीफ साहब भी इस्टेब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट करते थे। दोनों की आपस में लड़ाई होती है, इस्टेब्लिशमेंट डिवाइड होती है, नतीजतन दोनों चले जाते हैं, यानी गुलाम ईसा खान भी जाते हैं और नवाज शरीफ साहब भी जाते हैं। और पहली दफा पाकिस्तान में ऐसा होता है, और अब तक ऐसा नहीं हुआ, कि कायम मकाम सदर हो और कायम मकाम वजीर आजम हो। वजीर आजम जिनका कल इंतकाल हुआ परसों, मोइन कुरैशी साहब, और सदर उस वक्त बन गए थे वसीम सज्जाद साहब, जो कि चेयरमैन सेनेट थे। तो उसके बाद वहीद काकड़ साहब भी, जाहिर है उन्होंने काकड़ फार्मूला, चूंकि इस्तीफा लिया था नवाज शरीफ साहब से, तो वो बहुत ज्यादा, बहरहाल उन पे एग्रीमेंट हुआ, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में मोहतरमा आ गई। मोहतरमा ने वहीद काकड़ साहब को एक्सटेंशन ऑफर की, वहीद काकड़ साहब को एक्सटेंशन ऑफर की। वहीद काकड़ साहब ने इनकार कर दिया। जहांगीर करामत साहब आ गए। जहांगीर करामत साहब आए थोड़े दिनों के बाद, कुछ अरसे के बाद वहाँ की गवर्नमेंट फारूक लगारी साहब ने भेज दी। उसके बाद जो है वो जहांगीर करामत साहब को, वो चले गए। नवाज शरीफ साहब के दौर में मुशर्रफ साहब आए। मुशर्रफ साहब, फिर उसके बाद कहानी है, फिर उसके क्यानी साहब आए, क्यानी साहब की एक्सटेंशन हुई एक और, उसके बाद आ गए राहील शरीफ जी। अच्छा, अब राहील शरीफ साहब जो हैं वो उन्होंने अपना टेन्योर ऐसे गुजारा कि उनके आने से पहले, यानी एक तो मुल्क की सियासत और उसको जरा साइड पे करना, लेकिन जो दहशत गर्दी के हवाले से एक जनूबी वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान और सवात, ये बड़े चैलेंजेस थे, उन्होंने क्लियर किया। जनूबी वजीरिस्तान को क्लियर किया उन्होंने, सवात, ये सारे ऑपरेशंस किए, लेकिन नॉर्थ को उन्होंने छोड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा भिड़ों को छत्ता, एक तरह से ऐसा ना हो कि पूरे मुल्क के अंदर इसके नतीजे में क्यास खड़ा हो जाए। अब राहील शरीफ साहब जब आते हैं तो राहील शरीफ साहब 2-3 चीजें करते हैं।
एक तो ये करते हैं कि नॉर्थ वजीरिस्तान को क्लियर करते हैं, इस तरह क्लियर करते हैं कि वहाँ पर बाहर के आने वाले लोग भी वहाँ जाते हैं, ट्रैवल करते हैं और देखते हैं कि जी मार्केट्स बन गई, ये हो गया वो हो गया, सारा वो नॉर्थ वजीरिस्तान का मामला बिल्कुल क्लियर होता है। साथ ही बलूचिस्तान ऑपरेशन होता है बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान भी दुरुस्त सिमत में जाता है। हम मुकम्मल तौर पे तो दहशतगर्दी कहीं ख़त्म नहीं हुई पूरी दुनिया में, तो मतलब वो तो बढ़ रही है ना, एक्सट्रीमिज्म हर तरफ बढ़ रहा है, लेकिन हम अपने अंदर वो फॉल्ट लाइंस क्रिएट नहीं होने देते जो कि क्रिएट हो चुकी थी बदकिस्मती से। और जैसे मैंने कल भी कहा था कि 100 लाशें लेके लोग बैठे होते थे रात को, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि दहशतगर्दी के वाकयात पेश आते रहे, लेकिन बड़ी हद तक उस पर काबू हुआ। इंडिया परेशान हुआ, इंडिया की तरफ से आज़ाद बलूचिस्तान और ये सारी बातें खुल के होने लगी। और तीसरी बात ये हुई कि कराची का ऑपरेशन हुआ। कराची ऑपरेशन हुआ जो कि जिसका अस्करी पहलू तो हो गया, लेकिन सियासी पहलू जो है उसका वो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं करना है, वो फौज नहीं कर सकती। यहां आकर वो किस्सा कहानी खत्म होती है जनरल राहील शरीफ साहब की। और इस दौरान 3-4 मौके ऐसे आते हैं, 3-4 मौके क्या 3-4 तो आते हैं ना सॉलिड, जैसे धरने के मौके आते हैं, धरना हो गया या न्यूज लीक हो गया या बाकी और मामला होते हैं जिसके ऊपर सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में खलीज नहीं बल्कि तलखी पैदा होती है। मैं ये लफ्ज बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं और मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूं कि पहले ही दिन से राहील शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब की ये सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप भी, इसको मैं सिविल मिलिट्री जो है ना वो ताल्लुकात की खराबी नहीं कहूंगा, वो नहीं कहूंगा। एक होता है पर्सन टू पर्सन, मिसाल के तौर पे जैसे जरदारी साहब और कियानी साहब के दौरान सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप खराब नहीं था, नहीं थे बिल्कुल, वो खराब नहीं था। मतलब होता है ना कि उसमें आप ये नहीं कह सकते सिविल मिलिट्री। भुट्टो साहब के वक्त में जियाउल हक साहब ने जो भी किया, लेकिन सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप खराब नहीं था। मतलब जियाउल हक साहब ने अचानक मार्शल लगा दी, वो एक अलग कहानी है, लेकिन ऐसा आपको तासुर नहीं मिल रहा कि जी जियाउल हक साहब जो है वो बात नहीं सुन रहे भुट्टो साहब की, या भुट्टो साहब बात नहीं सुन रहे जियाउल हक साहब की। अच्छा, इसी तरह से जब मोहतरमा के अदवार थे तो मोहतरमा के अदवार में भी ऐसा तासुर नहीं मिला, यानी ऐसा कोई तासुर नहीं मिला कि मोहतरमा के ताल्लुकात जहांगीर करामत साहब से खराब हो गए हों। फारूक लगारी साहब का मिल रहा है तासुर आपको, लेकिन ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट फारूक लगारी साहब के साथ है जब असेंबली तोड़ रहे हैं वो 96 वाली, लेकिन तासुर नहीं मिल रहा। पब्लिक में तासुर ये मिल रहा है कि नवाज शरीफ साहब कोई मूव कर रहे हैं, उनके साथी को मूव कर रहे हैं, कोई फारूक लगारी साहब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के साथ सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप नहीं डिस्कस हो रही। ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप एक दौर में डिस्कस हुई है, प्रॉपर डिस्कस हुई है। एम्पायर नहीं है, कौन किधर है, क्या है, इशारा हो रहा है, साजिशें पक रही हैं, मतलब खुल के बात सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की होती रही है, जो पीपल्स पार्टी के दौर में नहीं थी, यानी जरदारी साहब के दौर में, वो इस दौर में हुई रही थी। तो यानी शुरू इसको सिविल मिलिट्री भी नहीं कहेंगे, इसको ये कहेंगे कि दो शख्सियात जो हैं वो आपस में वो शख्सियात आपस में नहीं, उनकी बात नहीं बनी, और जो विजन नवाज शरीफ साहब का है उस विजन से राहील शरीफ साहब मुत्तफिक नहीं थे। मैं अपनी इस बात पे कायम हूं अभी भी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे साथ अभी एक कॉलर आएंगे, पता नहीं वो भी हैं कि नहीं, अभी उसका उनसे मैं बात, हाँ उनको भी थोड़ी देर पूछता हूँ कि आज ऐलान हुआ कैसे, या क्या हुआ आज अचानक, ठीक है, और कल क्यों नहीं हुआ, आज क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। मैं भी इस हवाले से ज़ाहिर कुछ हमारे पास खबरें थी, हम खामोश बैठे हुए थे कि जरा दूसरों को पहले जरा डिस्कस करने दें, उसके बाद डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि पिछले कई रोज से, यानी आप समझ लें पिछले बल्कि 1 साल से राहील शरीफ साहब जो हैं वो ये कह रहे थे कि मैं नहीं एक्सटेंशन नहीं ले रहा। तो ये बात हमने डिस्कस की थी, आखिर उनको कहने की जरूरत क्यों पेश आई, उनको कहने की जरूरत ही क्यों पेश आई आखिर, यानी क्या ये, क्योंकि उससे पहले ये बात चलना शुरू हो गई थी कि एक्सटेंशन का कहा जा रहा है, एक्सटेंशन मांगी जा रही है, इसके ऊपर और कहानियां भी आएंगी। अभी राहील शरीफ साहब का डिस्कशन खत्म नहीं हुआ, ये तो आप जरा बात बिल्कुल इसको ज़हन में रखें कि राहील शरीफ, अभी तो ये जो है ना राहील शरीफ साहब बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे थे, शुक्रिया राहील शरीफ, ये तो चल रहा है, लेकिन अभी राहील शरीफ साहब का के दौर की बहुत सी बातें अभी सामने हुकूमत लाएगी। अच्छा। हुकूमत खुद लाएगी, हुकूमत लाएगी या उनके मीडिया के लोग या बाकी लोग करेंगे, क्योंकि जब ताल्लुकात आपके अच्छे नहीं रहे तो कोई वजह है जिसकी बेस के ऊपर ये
ये जो आखिरी दिन थे ना, जो मैं बार बार कह रहा था अंगूठा उठा लिया और ये कर लिया, उसकी वजह, उसकी लोग मजाक उड़ाते थे, मैं खामोशी से मैं कह रहा था कि उसकी वजह है, क्योंकि उसकी वजह ये कि ये सब अच्छा नहीं है। ये सब जो नजर आ रहा है ऑप्टिक्स में, ये ताल्लुकात खराब हैं। मतलब न्यूज लीक कहाँ गई, मतलब न्यूज लीक क्या हुआ, क्या दोनों खामोश हो गए उस पर, क्या दबा दिया गया है मामला, क्या हुआ, कुछ हो रहा है जो हमें भी इल्म था, बाकियों को भी इल्म था। सब फर्क ये था कि हम उसको बात कर रहे हैं, बाकी लोग उसको किसी और अंदाज में तज़हीक कर रहे हैं। और मेरे कोलीग्स हैं सीनियर, मैं किसी की बात ना किसी का मजाक उड़ा रहा हूँ। नजम सेठी साहब का मैं जिक्र इसलिए करता हूँ कि वो सरकारी ओहदा है उनके पास। इरफान सिद्दीकी साहब का इसलिए जिक्र करता हूँ कि सरकारी ओहदा है। सरकारी ओहदा ना होता तो मैं कभी किसी का मीडिया के बड़े लोग हैं, मैं कभी डिस्कस नहीं करता। डॉक्टर साहब हमारे साथ लाइन वो मुझे गालियां देते रहते हैं, मैं डिस्कस नहीं करता। अच्छा, इफ्तिखार शिराजी साहब हमारे साथ लाइन। इफ्तिखार शिराजी साहब जो है वो डॉन को, यहाँ पे डॉन अखबार के ब्यूरो चीफ हैं, और उनसे मैं पूछता हूँ कि ये खबर कैसे आई है, क्योंकि मैं दोपहर या शाम तक मैं खुद भी लगा हुआ था कि ये अनाउंसमेंट कैसे होती। कुछ मेरे पास इतला थी, लेकिन मैं चाहता हूँ इफ्तिखार शिराजी साहब से पूछूं कि ये खबर कैसे आई है। इफ्तिखार शिराजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। इफ्तिखार शिराजी साहब, ये जो इतला है कि नए आर्मी चीफ का और नए चेयरमैन ज्वाइंट का ऐलान हुआ, अभी तक मैं देख रहा हूं, आपसे जो मेरी बात चल रही है, ISPR का ट्वीट नहीं आया कोई, अभी तक कोई एलामिया भी नहीं आया गालिबन। ये अनाउंसमेंट कैसे हुई है, क्या हुआ है शाम को? बड़े वैसे डॉक्टर साहब अजीब और गरीब अंदाज में हुआ। और मैं कहूँगा अगर 98 में जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जब नवाज शरीफ थे, उस वक्त उन्होंने जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को उस वक्त जो DGI थे तो उनको आर्मी चीफ लगाया था। और अब के बार और उस वक्त में फ़र्क यही है कि उस वक्त तो अभी बैरून मुल्क थे और वतन उस मौजूद तो यहीं पे थे, लेकिन आर्मी चीफ उस वक्त पे थे बैरून मुल्क थे और उन्होंने अनाउंसमेंट की थी, लेकिन उसको मटेरियलाइज नहीं कर सके थे। इस बार वो खुद बैरून मुल्क दौरे पे थे और बड़े सीक्रेटली वापस आए हैं। अगर नहीं, मैंने दोपहर को वजीर आजम हाउस में अपने जो सोर्स है उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी गालिबन कल आ रहे हैं सुबह। उनको भी इल्म नहीं था आने का? मेरा ख्याल में शायद तमाम लोगों को लाइम रखा गया है कि प्राइम मिनिस्टर कब वतन वापस आएंगे। अच्छा। और यही हुआ आज, बड़ा हैरान कुन था। आज तमाम मीडिया इस बात पे फोकस था कि प्राइम मिनिस्टर कब वापस आते हैं, और यकीनी तौर पे क्योंकि डेट्स करीब आ रही थी आर्मी चीफ के जाने की, तो ये ख्याल किया जा रहा था कि शायद आज में कहीं अनाउंसमेंट आएगी। लेकिन सब ये देख रहे थे कि जो प्राइम मिनिस्टर वतन वापस नहीं आए तो कैसा मुमकिन है। लेकिन बड़े सीक्रेटली वो वापस आए हैं। और जब मैंने प्रेसिडेंट हाउस से ये बात पूछा उनसे कि एक खबर बाहर आई है कि शायद आर्मी चीफ की तैनाती हो गई है, तो कानून और आइन की रूह से आपकी तरफ से अप्रूवल होती है, उसके बाद अनाउंसमेंट सामने आती है, तो क्या ये प्रोसीजर मुकम्मल हो गया है? तो मेरी डॉक्टर साहब ये बड़ी हैरान कुन खबर थी कि प्राइम मिनिस्टर 1.5 घंटा पहले ऐवान सदर से होकर जा चुके थे। और मैंने जब पूछा कि हमें तो ये पता है कि वजीर आजम खुद आए थे या उन्होंने फाइल भेजी थी? नहीं डॉक्टर साहब, यही तो बड़ी हैरान कुन बात है कि मुझे खुद प्रेसिडेंट हाउस के स्टाफ ने बताया कि वो खुद आए थे, वो समरी लेके, वो खुद वो एडवाइस लेके आए थे, बाय हैंड लेके आए हैं। और उन्होंने 1 पॉइंट एजेंडा था जिसके ऊपर उन्होंने प्रेसिडेंट से मुलाकात करनी थी, वो ये अपॉइंटमेंट थी, तो उन्होंने बाय हैंड वो उनसे अप्रूवल लिए। उसके बाद वो वापस गए और फिर जैसे आपने देखा, मैंने भी देखा, सबने देखा कि एक खास मीडिया ग्रुप को ये खबर वहाँ फीड की गई। कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, उस मीडिया हाउस को खबर फीड की गई और फिर उसके बाद ये खबर वायरल हो गई। और जैसे आप फरमा रहे थे कि अभी तक ISPR के किसी लो रैंक के लोगों ने 2 जर्नैलों का जिनको 4 स्टार बनाया गया है, जनरल जुबैर हयात साहब को और कमर जावेद बाजवा साहब को, इनका प्रोफाइल तो भिजवा दिया है, पर DG की तरफ से या किसी और हाई रैंक की तरफ से किसी किस्म का ना तो ट्वीट आया है और ना कोई इस हवाले से वहां से कोई नोटिफिकेशन की कोई कापी में मौसूल हुई है। अगरचे प्राइम मिनिस्टर ने भी इसको नोटिफाई करना था, लेकिन अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हम बार बार पूछ रहे हैं कि इस मामले को आपने नोटिफाई भी कर दिया कि नहीं किया गया, कोई जवाब नहीं मिल रहा। ना तो प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के जो प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उनको कुछ पता है और ना ही प्राइम मिनिस्टर के प्रेस सेक्रेटरी को कुछ मालूम है। एक मिनट इफ्तिखार, इसकी क्या वजह है? ये तो बड़ी सिंपल सी बात है ना, प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियारात हैं, उन्होंने इख्तियारात इस्तेमाल कर लिए। इसको इस तरह से क्यों रंग दिया गया है? मतलब देखें, जनरल जुबैर हयात साहब को भी हम जानते हैं, बाजवा साहब को भी हम जानते हैं, जो दोनों के क्रेडेंशियल जबरदस्त हैं और इन्हीं में से किसी को होना था। तो ये किस तरह से? फवाद हसन भी नहीं लेके गए फाइल गालिबन।
नहीं बिल्कुल, मैं जैसा आपसे बात कर रहा हूँ, बिल्कुल मुझे यही बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आए हैं, अपने हाथ में फाइल लेकर आए हैं और अपने हाथ जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कहा कि एडवाइस वो खुद लेके हैं और उस एडवाइस के ऊपर वो प्रेसिडेंट के अप्रूवल लेने के बाद फिर चले गए। तो मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात थी। मैंने कहा जी खुद आए थे, हमें तो ये पता है कि तुर्कमेनिस्तान में। उन्होंने कहा नहीं जी 1.5 घंटा पहले वो आए, यहाँ खुद आए हैं और खुद वो इस एडवाइस के ऊपर अप्रूवल लेके गए। लेकिन मुझे लगता है डॉक्टर साहब कि शायद उन्होंने अपनी चॉइस ली है। अभी तक जो बातें हो रही थी शायद उन्होंने मुनासिब नहीं, वजीर आजम को हक तो है ना, देखिए वजीर आजम को आईनी तौर पे तो हक है कि वो, और मुकम्मल हक है कि वो जिसको चाहे वो करें। थोड़ा सा तरीकाकार बस इसका अजीब सा लगा कि वो अगर नोटिफिकेशन होती थ्रू प्राइम मिनिस्टर हाउस तो ज्यादा बेहतर है। आप ये कह रहे हैं यानी मीडिया के थ्रू ना होती। मेरे ख्याल में जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं वो तो यही कहते हैं कि एक बाज़ाब्ता अनाउंसमेंट आती है और आप एक प्रेस रिलीज जारी करते हैं। अच्छा। जिसमें आप बताते हैं कि ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ने इसकी अप्रूवल दे दी है। और ये जो खबरें अभी हम चला रहे हैं इसकी कोई ऑफिशियल मतलब ये हो गया है, लेकिन वो एक मेरे ख्याल से जो रवायती आप बात कह रहे हैं वो फॉलो नहीं हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इफ्तिखार साहब, थैंक यू वेरी मच। अच्छा ना ट्वीट आया से नहीं वो आ जाएगा, लेकिन वो तो आ जाएगा, वो आ जाएगा। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि इसमें अच्छा 2 बातें अब इसमें हुई। एक तो ये कि जैसे मैंने कहा कि वजीर आजम का मुकम्मल तौर पे इख्तियार है, इन्हीं में से होना था ना जो नाम। अच्छा ये भी हो सकता था कि वजीर आजम को ये नाम पसंद ना होते और वो कहते कि मुझे मजीद नाम भेज दें, ये भी हो सकता था। वजीर आजम कहते कि मुझे 5 नहीं, मुझे आप 10 नाम भेज दें, और 10वें नंबर को वो बना देते आर्मी। यानी वजीर आजम के इतने इख्तियारात हैं कि वो कहते हैं मुझे 10वें नंबर पे जो लेफ्टिनेंट जनरल है उसको बनाना है और ऊपर के 9 आप हटा दें, तो 9 के मुताबिक 9 को हटा दिया जाता। अच्छा, लेकिन 2 सवाल यहाँ पे पैदा हो रहे हैं। वो ये कि एक तो ये कि अशफाक नदीम साहब को, एक तो ये कि मीडिया को ये बात, एक चैनल पे तो नजम सेठी साहब ने क्लैरिटी के साथ ही बात कर दी थी 4-5 दिन पहले। वो मैं क्लिप चलाना नहीं चाह रहा, बदमज़गी पैदा होगी, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि एक जनरल के आगे तो लग गया है क्रॉस, क्योंकि वो बोलते हैं, वो बात सीधी करते हैं। तो वो मेरा ख्याल है, मैं उस क्लिप को नहीं चलाना चाह रहा, वो बड़ी अजीब सी बात सेठी साहब ने की थी। अच्छा, दूसरी बात जो है वो ये कि इस बात को मीडिया के लोगों को कैसे दे दिया। यानी कोई भी आदमी, यानी मतलब मिसाल के तौर पे फर्ज करें मुझे भी पता है बात, मैं रोज प्रोग्राम कर रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ जो भी आएगा देखते हैं कब होगा, जल्दी कर देना चाहिए, लेकिन मैं उस पर तजिया नहीं दे रहा। उसकी वजह ये थी कि मैं ये देखना चाह रहा था कि आने वाले दिनों में मतलब किस तरह से अलाइनमेंट कैसे हो रही है, यानी पिक्चर क्या बन रही है, किस तरह से मामला तय हो रहे हैं। 2 मैंने आज अपने बड़े मोतबर जो मेरे कोलीग्स हैं, पाकिस्तान में लोग मुख्तलिफ बातें हर एक के बारे में करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अगर हैं, एक से ज़्यादा, एक तो उमर चीमा साहब का मैंने कल जिक्र किया था कि उन्होंने कल स्टोरी लिखी, कल के दिन स्टोरी आई, परसों ये हुआ कि कॉलिंग द शॉट्स राहिल शरीफ साहब के साथ जो खड़े थे, जिसको मैंने थोड़ा सा लाइटर नोट पे वो तस्वीर चलाई थी ना, कॉलिंग द शॉट्स। अच्छा, उस कॉलिंग द शॉट्स का जो मतलब था वो मतलब ये था कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ही इज कॉलिंग द शॉट्स, नॉट द आर्मी चीफ। ठीक है ना, अब हम खुल के बात कर लेते हैं, लेकिन मेरा ख्याल था बहुत से लोग समझ गए और समझ भी गए होंगे। यानी राहिल शरीफ साहब इज नॉट कॉलिंग द शॉट्स, प्राइम मिनिस्टर इज कॉलिंग द शॉट्स। और वो तस्वीर लगवाई गई थी उस दिन, हमने जरा उसको लाइटर नोट पे बात कर ली थी। बहुत से लोग कहते हैं कि ये बॉडी लैंग्वेज या चीजें मैटर नहीं करती, और मीडिया में भी बहुत से लोग कहते हैं। उनको, मैं मीडिया में नहीं हूं, वो मीडिया में, उनको मीडिया पढ़ना चाहिए। राहुल साहब का जो हैंडशेक था भुट्टो साहब के साथ, वो आज तक कोट होता है। ठीक है ना, मतलब छोड़ दें, मतलब बॉडी लैंग्वेज को वो पढ़ेंगे, समझेंगे। ये जो परसों तस्वीर आई थी ना, 3 चीफ्स खड़े हैं और बीच में अपना ये खड़े हैं, नवाज शरीफ साहब खड़े हैं, वो बॉडी लैंग्वेज नहीं थी, वो आप तस्वीर उतरवाते हैं। लेकिन एक जो बॉडी लैंग्वेज होती है, जो आप जब मुख्तलिफ मूवमेंट्स हो रही होती हैं, हैंडशेक हो रहा होता है, तो बॉडी लैंग्वेज नोट होती है। 12 छोड़ दें, इस टॉपिक को छोड़ें। ओके, मखबूतुल हवास लोग बैठे हैं जिनका काम है गालियां देना। अच्छा, उनको छोड़ें, ब्रेक का टाइम तो नहीं हो रहा। अच्छा, ब्रेक से अगर मुझे 1 मिनट मिल जाए ना। नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल नहीं। तो मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि वो 2 क्यों नहीं आए। अच्छा, 2 क्यों नहीं आए। अच्छा, 2 ट्वीट्स अगर मैं दिखा दूं। एक तो हमारे दोस्त अहमद नूरानी साहब ने कहा कि मेरिट पे नहीं, और ये मेरिट पे नहीं हुआ, ये तो 3rd पे थे ना, तो मेरिट पे नहीं हुआ। अहमद नूरानी साहब
वन ऑफ द फाइनेस्ट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, लोग उनके बारे में जो मर्जी कहें, मतलब मेरे कोलीग रहे हैं और बेहतरीन। उनका ट्वीट बड़ा मजेदार, एक उनका आया और एक कामरान खान साहब का आया। वो ट्वीट स्क्रीन पे दिखा दें जी। अच्छा, अहमद नूरानी साहब कह रहे हैं, और अहमद नूरानी प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि इंटेल रिपोर्ट्स गिवन ड्यूरिंग धरना, ठीक है, 2014 के धरने के दौरान जो सिट इन हुआ था, उसके अंदर जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी, उन्होंने फाइनलाइज करने में नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का अहम रोल प्ले किया। ये तो है अहमद नूरानी साहब का। एक हमारे और कोलीग हैं बहुत जबरदस्त, और वो भी इन्वेस्टिगेटिव, वो तो बड़ा नाम है, कामरान खान साहब का। कामरान खान साहब का अगर ट्वीट आप देखें तो वो कह रहे हैं बाजवा अर्नड डिस्टिंक्शन गिवन ड्यूरिंग 2014 धरना व्हेन ही स्टूड बाय डेमोक्रेसी, he stood by democracy and he made a huge difference. PM have a sigh off. यानी 10 कोर की कमांड कर रहे थे उस वक्त जनरल बाजवा साहब जी। तो बकौल अहमद नूरानी साहब के और बकौल कामरान खान साहब के जो ट्वीट है वो ये है कि धरने के दौरान उस बात ही करते थे हुकूमत के लोग कि कुछ लोग धरने के साथ हैं, कुछ लोग धरने के खिलाफ हैं, हुकूमत में इस तरह की बात होती रहती थी कि चंद साथ हैं चंद। अब ये दो शख्सियात जो मोहतरम शख्सियात हैं, ये कह रही हैं कि बाजवा साहब को इसलिए लगाया गया कि 2014 के धरने में वो जमहूरियत के साथ थे, यानी वो नवाज शरीफ साहब के साथ थे, और कुछ और होना था जिसकी उन्होंने मुखालफत की। आप ब्रेक लें तो फिर ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे जी, मजीद इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। डॉक्टर साहब, जो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे 2014 के जो धरना हुआ उस पर जो मामला रहे थे, उसकी कोई खबर आपके पास रही होगी? मेरे पास कोई खबर नहीं। मैं उस वक्त धरने को कवर करते हुए मेरी मुलाकात हुई थी हुकूमती वुज़रा से, वो ये बात कहते थे और पब्लिकली कहते थे, लेकिन मैंने कभी भी बल्कि मैंने 2-3 दफ़ा इमरान खान से खुद पूछा। मैंने इमरान से पूछा, इमरान ने कहा कि मतलब इमरान तो बिल्कुल ही, उसने कहा सब कैसी बात करते हो सब। अच्छा, लेकिन ये बात हुकूमती वुज़रा करते थे और बड़े यानी पुरजोर अंदाज में करते थे। उनसे जो बात भी हुई होती थी तो कहते थे, लेकिन मुझे ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं मिली। ऑपरेशन जो है, जो ऑपरेशन है, ये इस तरह कैसे तेज चलेगा, जो मैं बात बार बार कह रहा हूं, ऑपरेशन तेज चलेगा। कमर बाजवा साहब इंतहाई प्रोफेशनल, इंतहाई स्ट्रेट फॉरवर्ड और जैसे सोल्जर होते हैं, ठीक है। और उनकी देखें, किसी की भी मुझे नहीं पता कि कैसे आर्मी के चीफ्स की कोई पॉलिटिकल साइड हो सकती है। मतलब मिसाल के तौर पे जैसे मुशर्रफ साहब का भी जब मामला खराब हुआ था, तो वो एक उसमें ये नहीं था कि मुशर्रफ साहब पीपल्स पार्टी के प्रो हो गए थे, ऐसा नहीं था। वो पॉलिटिकल लाइन, वो इंस्टीट्यूशनल या पर्सनैलिटी क्लैश हो गया था। तो कमर बाजवा साहब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात जो हो रही है वो ये हो रही है कि ट्वीट्स आए और जो मीडिया पे बात की गई। कमर बाजवा साहब इंतहाई गैर सियासी, जो मैंने उनके दोस्तों से पूछा, गैर सियासी होना भी नहीं चाहिए किसी फौज के किसी ऑफिसर को, और एक प्रोफेशनल सोल्जर है, बिल्कुल सीधा चलने वाले। और इसी तरह से जुबैर हयात साहब को तो जब कैनी साहब के साथ स्ट्रेटेजिक डायलॉग था तो अमेरिका में मैं भी था, वो भी थे, हमने देखा उनको प्रोफेशनल बड़ा सीधा चलने वाले, वो भी और कमर बाजवा। आपको लगता है वो जो सारे चैलेंजेस हैं जो राइट साहब के थे वो ये कंटिन्यू करेंगे? वो बिल्कुल ऐसे होगा। ये तासुर देने की कोशिश हो, जो मैंने बात की है ना, ये तासुर देने की कोशिश हो रही है। मैं इसे एग्री नहीं कर सकता। हो सकता है मेरे कोलीग्स के पास ज्यादा मालूमात हो, जो वो खुद ब खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, वो खुद ब खुद कह रहे हैं कि 2014 के धरने में ऐसा हुआ, और वो यकीनन मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू का इंतजार करूंगा और उसके बाद मैं कोई तबसरा करूंगा। मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट बात है एज अ पाकिस्तानी, मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि जनूबी वजीरिस्तान को क्लियर किया जनरल कियानी ने, शुमाली वजीरिस्तान को क्लियर किया जनरल लाहिद शरीफ ने, और बलोचिस्तान को, और कुछ हद तक कराची को। अब रह गया सिंध और पंजाब में ऑपरेशन, पंजाब और सिंध ऐसे रह गया ना। तो अब ये देखना है कि नई अस्करी क़यादत उस ऑपरेशन को आगे लेके कहां जाती है, क्योंकि देखें, जब बात होती थी ना ऑपरेशन की, ऑपरेशन करो, हम पिछले मतलब 11 साल से अमेरिकन की बातें सुन के यानी डू मोर, वजीरिस्तान में ये हो रही है। अब वो क्लैरिटी आ गई, अब थोड़ा सा हक्कानी नेटवर्क, वो आहिस्ता आहिस्ता बात कम होती गई, होते वो मतलब खामोशी छा गई। लेकिन मसला ये है कि खैर वो वजीरिस्तान भी हो गए, एक कियानी साहब ने कर लिया, उन्होंने कर लिया। बलोचिस्तान अल्लाह का शुक्र है वो वैसे ही रहेगा, सब मिलेगा। कराची के अंदर अभी मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कि कराची में अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है। ये समा की भी रिपोर्ट थी उनकी वेब पे कि कराची में अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कराची के अंदर सियासत अपनी जगह है और कराची के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है उसका अपनी जगह है, और इसीलिए डीजी रेंजर्स ने आज वहां पे कराची में खास तौर पे खिताब किया और उन्होंने कहा कि किसी किस्म के लॉ एंड ऑर्डर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, लॉ एंड ऑर्डर वैसे ही रहेगा, यकीन दिलाया सबको, और वैसे ही रहेगा। ये नहीं कि लोग खुशी में आके गोलियां मार के बंदे मारने शुरू कर दें, ऐसा नहीं होगा। और फिर जो अनफिनिश रह गई वो रह गई सिंध और कलदन जमातें पंजाब की। इम्तिहान ये होगा कि जमहूरियत अपनी जगह रहे। देखिए, जैसे राहिल शरीफ, जैसे मैंने पहले कहा, राहिल शरीफ उस जगह जाके रुक जाते थे जहां जमहूरियत का मसला या ये होता था कि जमहूरियत हिलाई जा रही है, साजिश हो रही है, तो राहिल शरीफ साहब रुकते थे। अब ये इस क़यादत का भी इम्तिहान है कि ये उसको ऑपरेशन को लेके आगे चले, और ये तासुर जो कायम कर रहे हैं लोग सारे, ये मैंने तो नहीं बात, मैं तो खामोश रहा, लेकिन जब ट्वीट्स आने शुरू हो जाएं और जब मीडिया पे शोज होने शुरू हो जाएं, और उसके बाद साथ ही देखिए ना, मेरिट पर भी कर सकते थे वजीर आजम, और उन्होंने मेरिट पे ही होते हैं, सारे लोग मेरिट पे ही हैं। मतलब ये कहना कि वो मतलब एक ही बैच है ना, उस बैच में कोई सीनियर है कोई जूनियर है, बैच एक ही। तो कमर बाजवा साहब मेरिट, ये सारे मेरिट पे थे। लेकिन अब चैलेंजेस क्या, इंडिया पॉलिसी
जी। सवाल ही पैदा नहीं होता। वो जो डॉन के अंदर मियाँ साहब ने एक अजीब थी, वो भी डॉन में छपी थी, बड़ी स्टोरी कि मियाँ साहब चाहते हैं इंडिया से ताल्लुकात आर्मी चीफ बेहतर कर ले। कैसे पॉसिबल है? यानी उन्होंने असल बात है कि जो चीजें मुमकिन ही नहीं है उन्हें आप क्यों मीडिया में डिस्कस करवा रहे हैं या लीक करवा रहे हैं। नंबर 2 के वो जमहूरियत के खिलाफ थे। अब देखिए ना, जैसी जाने की बात हुई, जो मैं पहले कह रहा था कि इधर जाने का अभी और इंतजार कीजिएगा, मैं खामोश रहूंगा। अभी राहिल शरीफ साहब को और डिस्कशन शुरू होगा कमिंग डेज में। आप देखिएगा राहिल शरीफ साहब पे और डिस्कशन शुरू होगा इन्हीं लोगों की तरफ से जो लोग आज शुक्रिया राहिल शरीफ साहब कह रहे हैं। नए आर्मी चीफ ने ये भी देखना है कि 1 मिनट के यार ये जो है ये खबरें कैसे लग रही हैं मेरे बारे में, मुझे मुतनाज़ क्यों बनाया, मैं नहीं बना रहा, ये मीडिया क्यों बना रहा है, या मीडिया भी नहीं बना रहा, कुछ शख्सियात क्यों बना रही हैं, और ये क्यों ये तासुर दे रही हैं, ये क्यों ये तासुर दिया जा रहा है कि वो खुद मेरे ख्याल से कमर बाजवा साहब, जुबैर हयात साहब और फौज उसको ठीक कर लेगी, हमें इससे ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात का मसला नहीं है, पहली बात तो जहन में रखें, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात का मसला यहां नहीं है। यहां मसला यह है कि गवर्नेंस का इश्यू है, प्रॉब्लम है गवर्नेंस का। प्रॉब्लम यह है कि आपने ये जो कर्जे चढ़ गए हैं मुल्क पे, इन कर्जों को कौन उतारेगा और कब उतारेगा, ये सवाल है ना। सवाल यह है कि ये जो पैसा मुल्क से बाहर जा रहा है और इसका लिंक दहशतगर्दी से स्टैब्लिश हो चुका है। देखिए उज़ैर बलोच का ईरानियन पासपोर्ट निकला ना, तो कैसे निकला? उज़ैर लियारी में उज़ैर बलोच के पास ईरानी पासपोर्ट और ईरानियन इंटेलिजेंस उसके लिए पहुंचे। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं, कॉम्प्रोमाइज जिसका सियासत से सियासी सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप छोड़ दें कि ये क्राइम है, कुछ क्राइम, और इसको सिविल मिलिट्री में ना खींचा जाए। सियासत में से क्राइम को अलग करें और डेमोक्रेसी और मजबूत होगी। लेकिन आप ये कहें कि वो उसके नतीजे में अगर पनामा आ गया तो जमहूरियत हिल, ऐसा नहीं है। देखिए पनामा तो खुद मेरे ख्याल से जो उमर चीमा है या अहमद, इनमें से ये खुद सारे जमहूरियत के ये सारे सभी डेमोक्रेसी की सारी बात करें। लेकिन पनामा का जहां मसला आता है तो आप देखें पनामा पर तो इत्तेफाक है कि उसको प्राइम मिनिस्टर क्लियर हो जाए तो क्लियर। अब उसके पीछे अगर साजिश ढूंढें कि साजिश हो रही है तो साजिश नहीं हो रही। देखिए साजिश नहीं हो रही, वो पनामा अपनी जगह खड़ा रहेगा। न्यूज लीक क्या दब जाती है, ये दोबारा निकलती है। ये भी देखिए ना, न्यूज लीक क्या खत्म हो गया मसला, क्योंकि सारे कोर कमांडर्स थे ना। न्यूज लीक खत्म हो गया या न्यूज लीक जिंदा है? और क्या कराची, ये पॉसिबल है कि कराची ऑपरेशन रिवर्ट हो जाए? नहीं हो सकता, नहीं, कुछ चीजें नहीं हो सकती। क्या अब अस्करी क़यादत जो नहीं आती है, देखिए ना, राहिल शरीफ साहब, एक तो राहिल शरीफ साहब लार्जर देन लाइफ गए, उनके ऊपर कोई करप्शन और जो मर्जी डिस्कस करेंगे, ये भी होगा कि वो एक्सटेंशन मांग रहे थे, ये होगी कहानियां सारी, ये सब होगा आने वाले दिनों में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। असल बात यह कि उन पर करप्शन का कोई दाग नहीं लगा, कुछ नहीं हुआ। तो सवाल ये कि क्यानी साहब करके साउथ वजीरिस्तान, वो कर गए नॉर्थ वजीरिस्तान, बलूचिस्तान, कराची, नई क़यादत आगे क्या करती है? और क्या वो सफारती महाज पे ऐसे ही, यानी देखिए ना, होना पड़ेगा। जनरल जुबैर हयात को हम भी जानते हैं, उनका पॉइंट, हमने भी उनको एनडीयू में इधर उधर देखा है, वो और कमर बाजवा साहब। अब आप अगर फर्ज करें, मैं ख्वाजा आसिफ साहब की बात मान लूं, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि मुल्क को वजीर खारजा की जरूरत नहीं है, इसका सिविल मिलिट्री से क्या ताल्लुक है? आप अगर नहीं है, मोदी वहां से बोल रहा है या वहां से बॉम्बिंग हो रही है पाकिस्तान के इलाकों में, एलओसी में, तो इसका सिविल मिलिट्री, किसी ने आगे जाना है। अगर तो वजीर आजम आगे जाते हैं तो पूरी कौम उनके साथ खड़ी, अगर वजीर आजम आगे नहीं जाते तो किसी और को आगे जाना है, किसी और को जाके स्ट्रेट बात, अगर आप स्टेटमेंट देते हैं, अगर आप खुद चले जाते हैं आगे और खुद आज जाके आके लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं, जैसे मोदी कर रहा है, स्ट्रॉन्ग मैन की दुनिया है ना, तैयब एर्दोगान, मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, अब आगे जाते हैं तो लोग सारे कहेंगे वाह वजीर आजम आगे चले गए, किसी को तनकीद का मौका नहीं मिलेगा। आप कहते हैं कि एहतसाब हो रहा है, यार ठीक है चलें, आप कहेंगे यार मेगा करप्शन में सब, लेकिन किसी ना किसी जगह पर आपको ये शो करना पड़ेगा कि यार कोई ना कोई गवर्नेंस तो है। जो अगर गवर्नेंस के ऊपर बात करे, पिछले 48 घंटों में जरा सोशल मीडिया में मुलाहिजा करें, मैं खामोशी के साथ में सोशल मीडिया में देख रहा, ये अच्छा ये हुकूमत की, और मैं सोच ये रहा था कि आगे जाके कैसे इनके ताल्लुकात होंगे। तो वो जो गालम गलूज शुरू हुई स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल से, उससे मुझे अंदाजा, मैंने कहा ये वो पूरे इंस्टीट्यूशन को फिर गालियां शुरू, और वो जो उनके लिए जो बात कर रहा है कि ये करप्शन खत्म होनी चाहिए, वो अच्छा फलाना, गालियां,
उनको ये पता होना चाहिए। एक तो स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल को ये मैं बराह रास्त यहाँ पे मरियम नवाज साहबा को एक मैसेज दे दूं, मेरे अंदर और डोनाल्ड ट्रंप में एक चीज कॉमन है, ना डोनाल्ड ट्रंप पे गालियों का असर होता है ना मेरे ऊपर होता है। आप जो मर्जी करें, मैं और ज्यादा बोलूंगा, मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता। वो स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल लगे हुए हैं, फलाना बैंकर टीवी पे, फलाना दिमागना, यानी जो फौजो गालियां दे रहे हैं वो जबरदस्त हो गया, और जो कह रहा है कि अकाउंटेबिलिटी करो, अकाउंटेबिलिटी करो, ठीक है ना। इन्होंने चलाई ये मुशर्रफ गोद में बैठने वाले, मैं किसी दिन कैसी तैसी फेरूंगा, मुशर्रफ साहब के साथ बैठे होते थे 24 घंटे यही मीडिया के लोग, तो कुछ तो नहीं लेकिन बहुत सारे। तो मतलब ये है कि वो सारे बैठ के यहाँ पर दादे मामे बन गए जो जमहूरियत के अचानक रातों रात। तो ऐसे नहीं होगा। इसी तरह से ऑपरेशन चलेगा। प्रोफेशनल क़ियादत आई है, उसको मुतनाज़े बनाने की कोशिश ना करें, ना हुकूमत करे और ना उनसे लिंक्ड, हुकूमत से लिंक्ड मीडिया के लोग करें कि ही इज कॉलिंग द शॉट्स, ये देखो जबर, ऐसे ना। प्रोफेशनल सोल्जर्स हैं, आप गवर्नेंस ठीक करें, आप सफारती पॉलिसी ठीक करें, दूसरा अदारा नहीं आएगा। लेकिन जब आप ये नहीं करेंगे तो वो आएंगे और ऑपरेशन तेज होगा, इसलिए कि आपने ये तासुर बना दिया है, तासुर कायम कर दिया आपने कि अब तो देखना अगले महीने कराची में ये वो फलाना ढिमाकना, सिंध में कुछ नहीं है, आप तासुर बना रहे हैं। इसलिए बाय डिफॉल्ट अदारे आगे आके ज्यादा सख्ती के साथ ऑपरेशन करेंगे। मार्क माय वर्ड्स। ओके, मार्क योर वर्ड्स अगेन डॉक्टर साहब। ये तो इंटरनल चैलेंजेस हैं जो कि आपने कहा है कि कंटिन्यू होंगे। अगर हम सरहदों की बात करते हैं, एलओसी के जो मामलात हैं, वो आपके ख्याल में क्या मजीद तेजतर होंगे और सख्त होंगे पाकिस्तान की जानिब से? वो तो नया चीज दो महाजों पे प्रॉब्लम है ना। एक तो वो खुल के जंग हो रही है ना, एक तो खुल के जंग हो रही है, बल्कि तीन महाजों में प्रॉब्लम, तीन महाजों में प्रॉब्लम है। एक तो खुल के जंग हो रही है, दूसरी जंग हो रही है जो आपके यहाँ ये धमाके हो रहे हैं, ठीक है, जो आपके यहाँ धमाके, तीसरा आपके यहाँ ये मीडिया के अंदर जो बिठा दिए हैं उन्होंने, सारी गालियां देते रहो, ये करते रहो, डिवीजन करो, और हर एक को पता है। अच्छा, चौथा मसला जो है वो है आपका सफारती महाजों पे, कि आप जब बाहर जाते हैं, ये आपके सफारत खाने हैं, उनकी पोजीशनिंग क्या है। यानी वो बात कि आप, यानी देखें, आप खामोश रहेंगे ना अगर, और आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके ओस पड़ोस बैठे हुए लोग भी खामोश रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। वो आपकी खामोशी को रजामंदी, मशीकी माशरा है ना, वो खामोशी को रजामंदी समझते हुए वो अपने आप को आपका चौधरी बना देंगे। अगर आप ये बनने पे आमादा हैं तो आप आमादा हो जाएं, कम से कम पाकिस्तान तो नहीं है, कौम तो नहीं है, कम से कम। तो बात ये कि आप आगे बढ़ के उठाएं चीज को, तो दूसरा आगे नहीं आएगा, दूसरा आगे नहीं आएगा। अगर आप नहीं कर रहे एक चीज, अगर आप कह रहे हैं कि वजीर खारजा के बगैर मुल्क सकते, दुनिया हंस रही है इस बात पे कि नहीं, यानी तारिक फातमी साहब, यानी अब काबिल एहतराम है, मैं तारिक फातमी साहब की जात से तो वो तो दोस्त हैं उनके, तो मैं सवाल ही, लेकिन क्या इस वक्त दुनिया के जो खारजी अमूर हैं उसमें सबसे ज्यादा मुनासिब आदमी, अगर आप मुझसे पूछें, मतलब मेरा कोई उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं, ऐसा नहीं कि उन्हें एहसन इकबाल साहब हैं। एहसन इकबाल साहब को मैंने इंटरेक्ट करते देखा है अमेरिकन के साथ या बाकी लोगों के साथ। एहसन इकबाल साहब ज्यादा बेहतर केस पाकिस्तान का प्रेजेंट कर देते हैं, और बेशुमार लोग हैं मुस्लिम लीग के अंदर। लेकिन आप ये कहें कि नहीं खारजा, एक जिद हो जाए कि नहीं खारजा पॉलिसी ऐसी नहीं, और ठीक है मैंने कर लिया, इस तरह से हो गया, इस तरह से हो गया, मैंने करके दिखा दिया अपना फलाना, तो वो इस तरह से ऐसे नहीं होता। मेरा ख्याल है गवर्नेंस को बेहतर करें। सिविल मिलिट्री का इशू नहीं है, इशू है गवर्नेंस का। आप गवर्नेंस अच्छी दें, आप अपना डिक्टोरियल अंदाज हुक्मरानी खत्म करें, शाहाना अंदाज कि ऐसे उंगली के ऊपर आपके पूरी दुनिया नाचनी शुरू हो जाए, वो आप खत्म करें, तो उसके नतीजे में आपकी जमहूरियत मजबूत होगी। वरना वही मामला होगा कि आपने कहा कि मुझे जहांगीर करामत पसंद नहीं है, मुशर्रफ को लाओ। आज डॉक्टर साहब बड़े अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर आप इस तरह करेंगे ना, इस तरह का तासुर देंगे, तो देखिए ना, ये फिर हुकूमत से भी गुजारिश, उन लोगों से भी गुजारिश जो सोशल मीडिया पे इधर उधर, देखिए मरियम नवाज साहबा का बनता नहीं है, मतलब मेरी बहनों की तरह है, और मैं बार बार उनसे, क्योंकि मीडिया सेल उनके अंडर आता है, वो अगर उनकी तरफ से गालम गलूच होगा, मेरी तरफ से नहीं हो सकता, मेरी बहनों की तरह है। उनको अपना खुद अपने मर्तबे का लिहाज करना चाहिए कि वो अगर स्ट्रेटेजिक, अब तो प्रॉपर गालियां हैं ना, अब तो प्रॉपर गालियां वहां से, तो अगर वो गालियों वाली स्टेज पे, और फिर उनके साथ लिंक्ड जो मीडिया के लोग हैं, जो सुबह शाम
प्राइम मिनिस्टर हाउस जाते हैं, उनके साथ ट्रैवलिंग हो रही होती है हेलीकॉप्टर में, वो गालिब गलौज पे आ जाएंगे। देखिए ना, या तो वो ये कहेंगे डॉक्टर शाहिद एक करप्ट आदमी है, डॉक्टर ने जो है इतने प्लॉट खरीद लिए फलाने से। मैं तो उनके प्लॉट्स निकाल के दिखा सकता हूँ ना, उनके दाएं बाएं घूमने वाले लोगों से, उनके पूरा अगला पिछला जो उन्होंने पिछले 20-25 सालों में मीडिया में बैठ के ब्लैकमेल किया, उनका तो मैं निकाल सकता हूँ। उनके लिए तो वो ये ना करें, अदारों को आप अपना काम करने दें, आप जमहूरियत में गवर्नेंस दें, चोरी चकारी बंद करें, भत्ताखोरी बंद करें, मनी लॉन्ड्रिंग बंद करें, ये बाहर जो आपने हर रोज पैसा मुल्क का जा रहा है इसको रोकें। कोई अदारा नहीं आएगा, आपकी जमहूरियत को कोई टच नहीं करने जा रहा। लेकिन अगर आप वो नहीं करेंगे, आप इमरान खान को भी आप कहेंगे अच्छा इमरान खान को भी, मुझे पता है इमरान खान को आप ही कहते हैं ना, इमरान खान के पीछे, इमरान खान को आप हटा दें पाकिस्तान की सियासत, तो क्या होगा? मुझे बताएं फिर क्या होगा? लूट, अरे आपको कहीं मुल्क इस तरह चलता आगे नजर आ रहा है सफारती तौर पर या माशी तौर पर, जब तक आप अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे। तो आपने आगे इस ऑपरेशन, आप जहन में रख लें कि इस ऑपरेशन ने आगे चलना है, और इसको सब, क्योंकि कौम ये चाह रही है ना कि ऑपरेशन आगे चले, एक तथहीर हो, चोरी चकारी पकड़ी जाए, जमहूरियत भी चले, सिस्टम भी चले, अच्छे लोग आगे आए, वो गवर्न करें, जो चोर चकारी करने वाले लोग हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी हो। ये ना हो कि अभी से आप सोच रहे हैं कि 2018 के अंदर अब उसको दे दूंगा मैं पावर, अब मेरी बारी खत्म हो गई, अब फिर उसकी आ गई, फिर वो करेगा, ऐसे नहीं, ये इस तरह। और ये अगर आपने कहीं तासुर दे रहे हैं आप, तो ये गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आपकी गवर्नेंस के ऊपर आपने लोगों को क्या दिया क्या नहीं दिया, उसके ऊपर आपकी जमहूरियत मजबूत होती है। इस तरह का मीडिया को खरीद के और तासुर दे के इस तरह से नहीं होता, इस तरह से नहीं होता। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन आज आप तो बहुत ज़्यादा उनको आपने एक मैसेज कन्वे कर दिया। आई होप कि वो इसको कंटिन्यू ना करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ना तो इमरान खान को या फिर सिविल मिलिट्री ताल्लुकात इशू नहीं है, सिविल मिलिट्री इशू नहीं है। इशू ये है कि क्या आपने सफारती पॉलिसी ठीक करनी है, क्या आपने करप्शन खत्म करनी है, क्या आपने चोरों डाकुओं की अकाउंटेबिलिटी करनी है किसी ना किसी अंदाज में। ये नहीं कि आप कहें कि यार मतलब एक लिमिट, मेगा करप्शन में तो लिमिट थी ना कि 10 करोड़ से, इतने कोई पैमाना तो बनाएंगे ना आप, और ये करेंगे तो जमहूरियत स्ट्रांग होगी। और उसके बाद क्या सोशल मीडिया आपका जूते की नोक के ऊपर मैं वो पता नहीं कितने अकाउंट बनाते हैं, मैं टक 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 फायरिंग स्क्वाड, और मैं फिर इनको, अच्छा इनको भी, मियां साहब को, जरदारी साहब को, असफंदियार साहब को, एस्टेब्लिशमेंट को, सबको पता है कि मेरे जैसे बंदा जो है इस तरह के हालात को एंजॉय करता है। जितना आप क्रिटिसाइज करते हैं ना, मैं उसको और एंजॉय कर रहा था, वाह इसका मतलब है टक करके लगी है, टक करके लगी है, जाके जहां मैं बात पहुंचाना चाह रहा था वहीं लगी है। तो वो वहीं लगनी भी चाहिए, मेरी बात वहां लगेगी तो उसके नतीजे में ये गालम गलूच होगी। एंड आई एम सो हैप्पी, इसको मजीद करें ताकि मैं कल जब आऊं तो मैं मजीद आगे से उसी अंदाज में आप सबकी तबीयत साफ करूं। ठीक है। आज वजीर आजम बड़े खुश थे, वो जो तुर्कमानिस्तान से करके आए हैं, तो आज भी खुश हैं। हाँ, और वो कह रहे दुनिया अब हमारे पास खुद चल के आएगी, तो क्या ये क्रेडिट दें इनको? इनको तो नहीं दे सकते हम लोग। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा है कि जी टापी वाला जो मंसूबा है, टापी तो नहीं, टापी नहीं, वजीर आजम साहब का कोई नहीं, टापी तो है, टापी पता नहीं, वो खुश हो रहे हैं, पता नहीं कुछ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टापी कोई बहुत कोई टापी में दुनिया को इंटरेस्ट लेगी। टापी के अंदर नहीं, सीपैक अलग थी, सीपैक तो बिल्कुल अलग चीज है। वो जो टापी है देखिए ना, तुर्कमेनिस्तान से वो अफगानिस्तान स्टेबलाइज होगा उसके लिए। देखिए अशरफ गनी साहब तो वहां पे गए हुए थे, अशरफ गनी साहब अपनी मिनिस्टर्स उनके सस्पेंड हुए पड़े हैं, अशरफ गनी साहब तो एक तन्यू रस्सी पे चल रहे हैं ना, तो वहां से गुजरेगी, फिर पाकिस्तान आएगी, पाकिस्तान के लिए फिर इंडिया जाएगी इन हालात में। मतलब एक नॉन स्टार्टर है, और उसके लिए वर्ल्ड बैंक और दुनिया पता नहीं कौन कौन उसके लिए पैसा देगा। एक नॉन स्टार्टर, जो कहते हैं ना जब आपको कुछ नहीं मिलता आप टापी ले आते हैं। पाकिस्तान में आपको झगड़ा करने के लिए कोई इशू ना मिले ना, तो आप कालाबाग डैम निकाल लें, एक दराज में से निकाल लें, एक बंदे से बयान दिलवा दें कालाबाग डैम बनेगा, 8-10 शुरू हो जाएंगे, नहीं बनेगा नहीं बनेगा, 4-5 टीवी टॉक शो, 6 दिन तक इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो पता है आपको कुछ नहीं होना, आपको पता कुछ नहीं होना। लेकिन अगर आपने वो ना कि कोई यार इशू छेड़ो, तो आप एक इशू छेड़ दें कालाबाग डैम, वो हमारी जान चली जाएगी, वो कालाबाग नहीं बनेगा, क्या बनेगा, नहीं बनेगा नहीं बनेगा, 5-6 दिन तक चलता रहेगा, फिर ठूस हो जाएगा सारा। ये आप सूबों का मसला छुड़वा दें किसी से, एक सिंध में एक सूबा बनेगा, 2 सूबे बनेंगे, वो कहेगा वो नहीं बनेंगे, नहीं बनने दूंगा, वो मर जाएंगे, कट जाएंगे, बनाएंगे, वो कहेगा नहीं बनाएंगे। 8-10 दिन तक इसके ऊपर मत्था फोड़ी होती रहेगी, ऊपर बैठ के जो लीडर्स हैं हंसते रहेंगे कि यार जरा दिन सर निकालो, जरा हमारी वो मुख मुका जरा लोगों के सामने खुले ना।
तो वो सुबह खेलते रहेंगे, सराय की सुबह बनाओ, फलां सुबह बनाओ। ये ड्रामेबाजी हैं। अब लोग इनको समझ भी गए बड़ी हद तक। ठीक है, जब कुछ ना हो ना इनके वहां लड़ने के लिए, अचानक पीपल्स पार्टी कहेगी सराय की सुबह बनाया जाए, मुस्लिम लीग कहेगी नहीं बनने देंगे, वो कहेंगे बनाओ, उन्हें नहीं बनने देंगे, बनाओ नहीं। 5-6 दिन तक दबड़ पब्लिक में होता रहेगा, ऊपर हंसते रहेंगे, बैठ के यार ये माल निकालो जरा जल्दी जल्दी, ये जरा ध्यान हटाओ, ये लोगों को बिजी कर दो, टॉक शोज में लगा दो, ये कालाबाग डैम सुबह बनाओ। ये लास्ट क्वेश्चन है, हमारा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। आज का जो फैसला हो गया है, इसके बाद वजीर आजम अपने आप को क्या मजीद मजबूत समझेंगे एज अ स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर? वजीर आजम को मजबूत समझना चाहिए अगर वो कुछ अपने इश्यूज को रिजॉल्व करें, जिसमें सबसे पहले पनामा, जो कि 29 तारीख को जिस दिन चेंज होगा, अगले दिन अदालत बैठी है। सही है। एक पनामा, एक गवर्नेंस, और एक ये तासुर कि वो मुका की मुल्क में सियासत कर रही हैं चंद जमातें। अकाउंटेबिलिटी आपको करनी पड़ेगी, अपने भी कुछ लोगों की करनी पड़ेगी। अपने भी कुछ लोगों को आप पेश कर दें कि यार शो तो खुद ना हो बेशक, कुछ को पेश तो कर देना, ये शो इंप्रेशन तो जाए कि देखें हमने अपने लोगों के ऊपर भी हाथ डाला। ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ कराची तक रुक के हम कराची में ही जनाब मेयर कराची घूम रहे हैं। देखिए ना, एक अक्रॉस द बोर्ड वाली बात आप एज अ वजीर आजम करें ना, एज अ वजीर आजम, एज अ वजीर आला सिंध। अब वो वजीर कराची का मेयर घूम रहा है, वो रोज अदालतों में पीसफुली जा रहा है, पीसफुली इख्तियारात के लिए, पीसफुली आराम से जा रही है, कोई शहर बंद नहीं हो रहा। वो रोज अदालतों में जा रहा है, मेयर कह रहे हैं मुझे इख्तियारात चाहिए, अब वजीर आला कह रहे हैं इख्तियारात दे देंगे, इस्लामाबाद से लोग मना कर रहे थे वगैरह जो भी। लेकिन अगर जा सकता है तो क्या सिंध के वडेरे या पंजाब के जो मुख्तलिफ बैठे हुए हैं बड़ी बड़ी गिद, वो नहीं जा सकते? वो उनको भी जाना है ना। अक्रॉस द बोर्ड होगा तो फिर बात बनेगी ना, और यही इम्तिहान है आने वाले दिनों का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। अगले प्रोग्राम्स में मजीद मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे, और 29 नवंबर को नए आर्मी चीफ अपना कमान संभालेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। बहुत सी नेक दुआएं और तमन्नाएं मौजूदा सियासी क़यादत के लिए भी कि अल्लाह ताला उन्हें हदायत दे, और जो नई अस्करी क़यादत आई है उनके लिए भी बहुत सी तमन्नाएं कि अल्लाह ताला उन्हें आगे मुल्क को आगे ले जाने का उनको हौसला दे, हिम्मत दे। पूरी कौम उनके साथ है। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।